नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। और जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार इस वीडियो क्लास को देख रहे हैं, सबसे पहले मैं उन्हें बता देता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाली वीडियो क्लास आपको मिल सकें। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी बता देता हूँ कि इस चैनल पर विश्व भूगोल की पूरी श्रृंखला एक क्रमबद्ध तरीके से डाल दी गई है, उन्हें आप ज़रूर देखें। और साथ ही साथ इस चैनल पर एनवायरनमेंट की कुछ सीरीज और एस्ट्रोनॉमी की पूरी सीरीज भी इस चैनल पर डाल दी गई है, उन्हें भी आप ज़रूर देखें। चूँकि अगर उन्हें आप देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने एग्ज़ाम में अपना बेहतर करने वाले हैं। चूँकि इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है दोस्तों फ्री में कंटेंट उपलब्ध कराना और साथ ही साथ वह कंटेंट उपलब्ध कराना जो आपके परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात आपको तभी मालूम पड़ेगी जब आप क्लास को देखने के बाद परीक्षा हॉल में बैठे होंगे। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हमारी पॉलिटी की श्रृंखला चल रही है और लास्ट वीडियो क्लास जो हमारी गई थी वो आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल की थी। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज अन्य जो तथ्य मंत्रिमंडल के, केंद्रीय मंत्रिमंडल के हो सकते हैं, उन पर हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ, सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है, इंग्लिश में जिसको कहते हैं कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना है, बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर वगैरह की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हालांकि कांस्टेबल में भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन एसआई के हिसाब से ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, उस हिसाब को याद रखें। तो इसका अर्थ क्या है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम हिंदी में सामूहिक उत्तरदायित्व कहते हैं। दोस्तों इसका अर्थ यह है कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ यह है दोस्तों, ध्यान से सुनना है, कि जैसा कि मैंने पिछली वीडियो क्लास में भी बताया, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक उपमंत्री होते हैं और एक राज्य मंत्री होते हैं। दोस्तों ध्यान रखना है, सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ ये है कि किसी भी मंत्री के कार्य के लिए, अब चाहे वो मंत्री कैबिनेट मंत्री हो सकता है, चाहे वो मंत्री उपमंत्री हो सकता है और चाहे वो मंत्री राज्य मंत्री भी हो सकता है, तो किसी भी एक मंत्री के कार्य के लिए संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव, जिसको अंग्रेजी में नो कॉन्फिडेंस मोशन कहा जाता है, यदि वह लोकसभा में पारित हो जाता है, तब उस स्थिति में संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। इसका अर्थ यह है दोस्तों, इसे इस तरीके से जानें कि यदि एक मंत्री के, किसी भी मंत्री के विरुद्ध, चाहे वो उपमंत्री हो सकता है, चाहे वो आपका राज्य मंत्री हो सकता है और चाहे वो आपका कैबिनेट मंत्री भी हो सकता है, यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तब उस स्थिति में प्रधानमंत्री सहित, मतलब कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। तो दोस्तों इसको कहते हैं हम सामूहिक उत्तरदायित्व, या फिर इंग्लिश में कहते हैं कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। इसका सेकंड पॉइंट अगर याद रखें, कई बार कथन में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न एग्जाम में हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। यदि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कोई भी मंत्री, ध्यान से सुनना है, अब चाहे वो तीनों प्रकार के मंत्रियों में से कोई सा भी हो, अगर केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कोई भी मंत्री यदि मंत्रिपरिषद के निर्णय से असहमत है या उसे वो स्वीकार नहीं करता है, तो ध्यान रखना है दोस्तों, उसे अपने मंत्री पद से त्यागपत्र देना होता है। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि मंत्रिपरिषद में रहकर, ध्यान से सुनना है, मंत्रिपरिषद में रहकर और मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के निर्णय के आप विरुद्ध में नहीं जा सकते हैं या उसके जो है विपक्ष में नहीं जा सकते हैं, ऐसा याद रखना है। इसको इस तरीके से मान के चलें दोस्तों कि यदि कोई मंत्री
केंद्रीय मंत्री परिषद के निर्णय से असहमत है तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि इन दोनों में फिर क्या डिफरेंस है, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। देखिए, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सर, बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से एग्जाम में हो सकता है, ध्यान से सुना। पहला कि यदि किसी मंत्री के कार्य के लिए यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है लोकसभा में, तो उस स्थिति में तो सारी केंद्रीय मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है कि यदि कोई मंत्री केंद्रीय मंत्री परिषद के निर्णय के विपक्ष में जाता है या उस निर्णय से सहमत नहीं है, तो उस स्थिति में जो वो त्यागपत्र देगा उससे संपूर्ण केंद्रीय मंत्री परिषद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये भी बात याद रखनी। कई बार बढ़िया सा प्रश्न कथन में यहाँ से बन सकता है, इसे भी आप याद रखेंगे। दूसरा याद रखना है दोस्तों कि यदि, जैसा कि मैंने अभी बताया कि यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है और उस स्थिति में तो संपूर्ण मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होता है। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों, यदि प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति के द्वारा किसी मंत्री को हटाया जाता है, ध्यान से सुनना है, यदि प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति के द्वारा किसी मंत्री को हटाया जाता है तो उस स्थिति में भी केंद्रीय मंत्री परिषद का विघटन नहीं होता है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का, आपको समझ में आया होगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, ताकि वीडियो उन स्टूडेंट तक पहुंच सके जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं या फिर इस प्रकार की तैयारी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्षेत्र से वीडियो क्लास देखना चाहते हैं तो वो देखें। तो कृपया कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम प्रधानमंत्री का। एक मोस्टली बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में, ज़रा याद रखेंगे। आर्टिकल 78 ध्यान से सुनना है, अनुच्छेद 78। कई बार एग्जाम में सीधा प्रश्न यहाँ से बन जाएगा। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना है कि इसमें जैसा कि हम जानते ही हैं कि केंद्रीय मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो आर्टिकल 78 के तहत भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है, ध्यान से सुनना है। आर्टिकल 78 के तहत भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह प्रशासन संबंधी मुद्दे पर या किसी विधि संबंधी मुद्दे पर प्रधानमंत्री से या केंद्रीय मंत्री परिषद से सलाह ले सकता है या कोई उसके बारे में कोई सूचना प्राप्त कर सकता है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न एग्जाम में हो सकता है। इसको लैंग्वेज बदलकर इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वह प्रशासन संबंधी मुद्दे पर या फिर विधि संबंधी मुद्दे पर या फिर विधान संबंधी मुद्दे पर राष्ट्रपति को सूचित करें। तो याद रखना है भारतीय संविधान का आर्टिकल 78। कई बार प्रश्न एग्जाम में यहाँ से बन सकता है, तो इसे भी आप जरूर याद रखेंगे। और दोस्तों, अगर भारत के प्रधानमंत्री की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों की भी अध्यक्षता भारत का प्रधानमंत्री करता है, आपको याद रखना है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो क्लास में भी इस बात को बता दिया है कि मंत्रिमंडल के अंतर्गत आते हैं प्रधानमंत्री और प्लस कैबिनेट मंत्री, जबकि मंत्री परिषद के अंतर्गत जो आते हैं वो प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री और आपका राज्य मंत्री। इसका मतलब अब आपके दिमाग में एक बात क्लियर आ गई होगी कि अगर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता भी भारत का प्रधानमंत्री करता है और मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी भारत का प्रधानमंत्री करता है। लेकिन याद रखना है दोस्तों कि किसी कारण से कभी अगर प्रधानमंत्री अनुपस्थित होते हैं तो याद रखना है उस स्थिति में या उस समय बैठकों की जो अध्यक्षता करता है वो वरिष्ठ मंत्री करता है। कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, तो इसे भी आप जरूर याद रखें, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे जा सकते हैं, तो पूरे कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर रखना है, क्योंकि कई बार
इतने डीप क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर। वहीं अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की पदावधि की, तो दोस्तों बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से होता है। पहले तो आपको आर्टिकल याद रखना है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(2), ध्यान से सुनना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(2) भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनके पदावधि के बारे में है, इतना याद रखना है। और दोस्तों बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको कई तरीके से आपको याद रखना है। पहला कि भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। इसका अर्थ यह है, अगर हम व्यावहारिक रूप में देखें तो देखिए व्यावहारिक रूप में तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो तब तक अपना पद धारण करते हैं जब तक लोकसभा में उनको विश्वास प्राप्त होता है। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि यदि प्रधानमंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उनको उसी समय अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। तो पहली स्थिति में तो आप ये याद रखें कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। दूसरी स्थिति में याद रखें कि व्यावहारिक रूप से भारत के प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो लोकसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। इसका अर्थ यह है कि यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, जिसको हम नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं, तो उस स्थिति में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनको अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। और ध्यान रखें दोस्तों कि राष्ट्रपति को भी यह अधिकार दिया गया है कि उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा भी पद से हटाया जा सकता है। लेकिन कब? वो तभी जब लोकसभा में उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। तो कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो दोस्तों याद रखना है। उसके बाद जो एक टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, बहुत बढ़िया है, वो याद रखेंगे। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं आमतौर पर लोकसभा के सदस्य होते हैं। हालांकि राज्यसभा के सदस्य भी भारत के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। अगर हम दोस्तों इन्हें व्यावहारिक रूप में देखें तो अगर हम इन्हें व्यावहारिक रूप में देखते हैं तो लोकसभा जो है, लोकसभा का सदस्य रहते हुए अगर कोई प्रधानमंत्री होता है तो वास्तविक तौर पर या हम कहें व्यावहारिक तौर पर उसकी पावर ज़्यादा मानी जाती है। लेकिन ऐसे भी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। हालांकि राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी भारत का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है या रह सकता है। लेकिन इस बात को आप याद रखेंगे, अगर हम व्यावहारिक रूप में देखें या एक सामान्यतः नॉर्मल दृष्टिकोण से देखें तो अगर भारत के प्रधानमंत्री अगर लोकसभा के सदस्य हैं तो उनकी जो पावर है वो ज़्यादा मानी जाती है, अगर हम व्यावहारिक रूप में देखें। तो यहाँ से एक बहुत बढ़िया प्रश्न एग्जाम में बनता है जो कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों पूछा इस प्रकार जाएगा कि भारत के कितने प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जो अभी तक राज्यसभा के सदस्य रहे। तो याद रखना है दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रश्न है। पहले HD देवगौड़ा याद रखना है, जिनका पूरा नाम है हरदनहल्ली दोदेगौड़ा देवगौड़ा। दूसरे हैं IK गुजराल, मतलब कि इंद्र कुमार गुजराल। तीसरे इंदिरा गांधी और चौथे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोस्तों कितना बढ़िया प्रश्न यहाँ से एग्जाम में हो सकता है। एग्जाम में पूछा जाएगा दिए गए विकल्पों में से भारत के कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे। इस प्रश्न को करने के लिए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आप याद रखें, भारत के ये 4 प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जो अपने कार्यकाल में राज्यसभा के सदस्य थे। कई बार प्रश्न यहाँ से सीधा एग्जाम में बन सकता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। आशा करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, ताकि वीडियो उन स्टूडेंट्स तक भी पहुँच सके जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और वास्तविक तौर पर जो आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्वेश्चन वो कम समय में और बेहतर कंटेंट पढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।